अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। खैरियत हैं सब? यार ये लास्ट क्लास नहीं हुई? नहीं सर, नो लिंक सर, आ गया वेट था करते सर, रहे पर वो ना वेट मदर करते साहब ने रहे लिंक नहीं भेजा, वो मैंने भी भेजा था। सर। फिर मैं तो पर सर मसरूफ था, उसमें कोई एनसीसी का आया नहीं विजिट था आया हुआ था। सर, कोई आया नहीं था सर, मीटिंग स्टार्ट नहीं नहीं तो हुई थी। सर मदर की तरफ से आया नहीं था लिंक? नहीं सर, कोई नो लिंक नहीं सर। आया था। लिंक तो मैंने भी आप लोगों को मेल कर दिया था यार, वो एक वही दिन सर, पहले। आपने किया था लिंक, लेकिन सर वो मीटिंग में सर जब हम लिंक ज्वाइन एंटर किया था सर, मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई। स्टार्ट नहीं हुई थी मीटिंग। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर सर मसरूफ हो गए होंगे या भूल गए होंगे, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई उसके बाद। ठीक हो गया। यस चलें फिर, मजे हो गए। सर, मजे का सर वेट करते रहे। अब स्टार्ट हो जाएगी, अब हो जाएगी, रहना जाए तो स्टार्ट नहीं अच्छा। हुई। हाँ, ये तो काम लिंक मुश्किल हो लिंक जाता ना है। आता ना फिर तो सारा इश्यू और था। लिंक आ गया था, हम वेट कर रहे थे, अभी स्टार्ट होते अभी स्टार्ट। लिंक ना आता तो मजे होते हैं ना। यस सर, फिर और बात, लिंक आ गया था लिंक फिर आ गया, स्टार्ट नहीं। टेंशन बढ़ गई सर। अच्छा यार, आज का एक बड़ा इम्पोर्टेंट, आज की क्लास तो है ही है, लेकिन आज शाम को इंशाल्लाह ताला आपको एक ईमेल आई होगी। गूगल से हैं अब्दुल हसीब साहब, वो हमें एक लेक्चर दे रहे हैं क्लाउड नेटिव और सेल्फ फैक्टर्ड एप्लीकेशंस के ऊपर। ये जो लार्ज स्केल एप्लीकेशंस बनती है ना, जिस तरह फेसबुक बनी हुई है, लिंक्डइन बना हुआ है, या फॉर दैट मैटर जो ग्लोबली चलती हैं बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस और डाउन नहीं होती। गूगल यस इटसेल्फ देख लें, जीमेल सर, देख लें, यूट्यूब है, ट्विटर है। यूट्यूब यूट्यूब है, भी। बिल्कुल ट्विटर है। ये देखें इसके यूजर बेस कितनी ज्यादा है, और ये कितनी जगहों पे ये सिस्टम के डिप्लॉयमेंट कैसे इसका बेसिकली डिजाइन कैसे होता है, इसका इसके अंदर जो डाटा स्ट्रक्चर की बारीकी हैं वो क्या है, एल्गोरिथम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सोचा जाता है, इसकी क्लाउड के ऊपर डिप्लॉयमेंट कैसे की जाती है, और उसमें जोग्राफिकल जो डाटा है उसका क्या ख्याल रखा जाता है ताकि सिस्टम जो है वो एफिशिएंटली चल सके। और स्केलेबिलिटी आप लिखते हैं ना, यस सर, आप लिखते हैं। अपने उसमें लिखते हैं, अभी एफवाईपी कर रहे होंगे कई लोग। कौन कौन कर रहा है एफवाईपी? हैंड रेज करें जरा, कौन कौन एफवाईपी कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा अभी? सैफ कर रहा है, एक ही लड़का कर रहा है। अच्छा, और भी हैं। तो हम एफवाईपी जब करते हैं तो एफवाईपी की रिक्वायरमेंट्स लिखना शुरू करते हैं। रिक्वायरमेंट्स में हम कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स 4-5 लिखते हैं। यूएमटी के बच्चे कितने रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं? 4-5-6। उसमें भी लॉग इन लॉग आउट भी होती है। तो काफी सारी रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली जब आप सिस्टम को डिटेल में देखते हैं तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स निकलती हैं, कंपोनेंट बाय कंपोनेंट। उसके बाद फिर हम लिखते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या लिखी हैं आप लोगों ने? सर, परफॉर्मेंस होती है, सिस्टम लिंक डाउन नहीं होना सिक्योरिटी चाहिए, आ जाती है, और एक्सेसिबिलिटी स्केलेबिलिटी आ होती जाती है, है उसमें सर। अवेलेबिलिटी होती है उसकी सर। हाँ, अब ये जो सारी चीजें आप बोल रहे हैं, परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें जो हैं, फिर ये मॉडर्न सिस्टम्स में क्या होता है कि लार्ज स्केल सिस्टम्स में कि हम इंश्योर करते हैं कि सिस्टम काम भी तेज करे, डिजायर्ड स्पीड के मुताबिक, बहुत ज्यादा डिलेस ना आए रिक्वेस्ट में। इवन इफ के जब बहुत ज्यादा यूजर लॉग इन हो जाए या बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आनी शुरू हो जाए तब भी सिस्टम सही चले। और स्केलेबिलिटी ये होती है कि जब बहुत ज्यादा यूजर हो जाए या डाटा बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर जाए सिस्टम का, तब भी सिस्टम स्लो डाउन ना हो। और अवेलेबिलिटी ये होती है कि से अगर सर्वर जो है वो डाउन हो जाता है तो कोई ऑल्टरनेट सोर्स भी अवेलेबल हो, यानी कि सिस्टम का डाउन टाइम मिनिमाइज करने का नाम क्या होता है? अवेलेबिलिटी। तो ये सिर्फ बोलने बोलने से तो नहीं ना आ जाती, इनके लिए पूरी कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती हैं। तो स्केलेबिलिटी को कैसे इंश्योर करना है, अवेलेबिलिटी को कैसे इंश्योर करना है, डिप्लॉयमेंट कैसे करनी है, परफॉर्मेंस कैसे इंश्योर करनी है, बहुत ही ज़्यादा बड़े स्केल के जो सिस्टम्स बनते हैं उनके लिए। तो ये आज इनके मैंने इनसे वक्त लिया था कि आप हमें इस चीज़ के ऊपर टॉक दें।
तो ये काफ़ी माशाल्लाह नॉलेजेबल आदमी है, मुझसे मैं इनसे मिला हुआ हूँ और दोस्त भी हैं मेरे। तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट की है। तो ये जो कास्ट का हमारा सेंटर है, सेंटर फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी SST के अंदर, इससे हम पहले भी टॉक्स करवाते रहे हैं और अभी भी इंशाल्लाह इस तरह की मेरी कोशिश होगी कि जितने भी अच्छे से अच्छे लोगों को इसमें एंगेज करूं, जो टॉप ऑफ द लाइन जगहों पे बैठे हैं, गूगल से जिस तरह ये साहब आ रहे हैं, किसी को फेसबुक से एंगेज करें, किसी को हम फॉर एग्जांपल स्टैनफोर्ड से किसी को रिक्वेस्ट करें। तो इस तरह से हम इंशाल्लाह अच्छे अच्छे लोगों को बुलाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों ने इंटरेस्ट लेके फिर इस एफर्ट को इसको फ्रूटफुल बनाना है। बेसिकली ये हमारी लर्निंग भी होगी एज अ टीचर इसमें, और आप लोगों की भी काफी लर्निंग होगी एज अ स्टूडेंट। तो जो भी सवालात आप पूछना चाहें वो आपने शाम को ये 7:30 बजे है, तो आप जल्दी आके ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि 7:30 बजे हम स्टार्ट कर पाए। तो आपको मेल आई होगी ऑलरेडी कास्ट इन्फो की तरफ से, इन्फो कास्ट या कास्ट इन्फो की तरफ से आपको एक ईमेल आई होगी। ठीक है, मैं अपनी क्लास को वही ईमेल ये आप सब लोगों को भेज देता हूँ, आप अपने फ्रेंड्स को और कोलीग्स को, इट्स ओपन फॉर ऑल। यूएमटी से बाहर भी कोई लोग आना चाहते हैं तो उनको भी आप जो से आपका कोई कजन वगैरह फास्ट में नस्ट में पढ़ता है तो आप उनको भी ये भेज सकते हैं और वो भी आके इसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, यस सर, इंशाल्लाह मेक श्योर कि मेरी क्लास सारी प्रेजेंट हो उसमें। इंशाल्लाह सर। ओके सर, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग इस पे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं मजीद इस पे टॉक्स कराऊंगा। बल्कि सीप साहब कह रहे थे कि मैं इस पे पूरा कोर्स देना चाहता हूँ इस चीज के ऊपर फ्री। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है और आप लोग आते भी हैं कि नहीं आते इन द फर्स्ट प्लेस, और सेकेंडली कितना इंटरेक्टिव होता है सेशन और इससे आप क्या सीखते हैं, और फिर उसकी बुनियाद पर फिर मैं उनसे आगे बात करूंगा कि क्या कैसे किस तरीके से इसको से हम कोर्स में कन्वर्ट करें। ठीक हो गया, 7 बजे आपने आ जाना है, 7, 7:15 लिंक ज्वाइन कर लेना है। ओके सर। अच्छा, हमने क्लासिफिकेशन के कुछ एल्गोरिथम्स पढ़ने शुरू किए थे जिसमें हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन से स्टार्ट लिया, के नियरेस्ट नेबर किया और नाइवेदियन एल्गोरिथम भी हमने कर लिया। तो ये सारे समझ आ गए हैं, इनमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? सर आ गए। इम्प्लीमेंटेशन भी कर ली इनकी? यस सर कर ली थी। गुड। मैनुअल सा थ्योरम भी अप्लाई कर लिया था, हैंड रिटन भी कर ली थी, कोडिंग भी कर ली। आपकी आवाज नहीं सही आ रही। थी सर, थ्योरम भी अप्लाई कर लिया था, हैंड रिटन भी हो गया था और कोडिंग भी हो गई थी सर। गुड गुड। अभी जो हमारे बाकी के एल्गोरिथम्स हैं जो हम पढ़ेंगे वो एक SVM है, डिसीजन ट्री है और रैंडम फॉरेस्ट है। तो इसमें ये तीनों एल्गोरिथम्स हम रिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंटरेस्टिंगली, है ना? तो Yes, इसको अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन के हवाले से इसमें क्या क्या चीजें हैं, इनको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे जिन लोगों ने डाटा माइनिंग पढ़ी हुई है उन्होंने डिसीजन ट्री की जो थ्योरी है वो पढ़ी होगी। ID3 जो उसका एल्गोरिथम है, कई सारे डिसीजन ट्री के एल्गोरिथम हैं, उसमें ज्यादातर ID3 पढ़ा दिया जाता है फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो हमारी भी कोशिश यही होगी कि इस कोर्स में हम ID3 को कवर कर लें। इनफैक्ट रैंडम फॉरेस्ट जो है वो डिसीजन ट्रीज को ही कंबाइन करके बनता है। तो अगर हमें एक डिसीजन ट्री की समझ आ जाती है तो रैंडम फॉरेस्ट की भी समझ आ गई इन टर्न। तो हम स्टार्ट SVM से करते हैं और फिर हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। और इसको मेरे ख्याल में इस सारी चीज पे हमें 2 लेक्चर्स लगेंगे इन तीनों एल्गोरिथम्स को करने। तो लेट्स स्टार्ट विद SVM। अगेन कैप्चर करते वक्त हम अगर देखेंगे बड़ी पिक्चर में हम कहाँ पे कौन सी चीज पढ़ रहे हैं, हम सुपरवाइज लर्निंग में क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं और क्लासिफिकेशन के कुछ एल्गोरिथम्स हमने पढ़ लिए और उन्हीं में अब हम ये 3 एल्गोरिथम्स क्लासिफिकेशन के ये पढ़ने जा रहे हैं। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन इज द पॉइंट। तो
सपोर्ट वेक्टर मशीन हमने जब रिग्रेशन भी पढ़ी थी तो हमने ये देखा था कि सपोर्ट वेक्टर्स क्या करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं डेटा सेट्स के दरमियान। इसमें ये जो हमारे बाउंड्री के पॉइंट्स होते हैं ना, एक क्लास की बाउंड्री और दूसरी क्लास की बाउंड्री पे जो पॉइंट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड सपोर्ट वेक्टर्स। आपको ग्रीन पॉइंट जो राइट साइड पे नजर आ रहा है आखिरी, और लेफ्ट साइड पे पहला जो रेड पॉइंट नजर आ रहा है, दीज आर कॉल्ड सपोर्ट वेक्टर्स। एंड व्हाट वी ट्राई टू डू इज वी ट्राई टू मार्क अ स्ट्रेट लाइन इन बिटवीन देम, और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं इसके बिल्कुल जो इसको बाइसेक्ट करती है। तो इस तरीके से हम क्लास बाउंड्रीज को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो ये इसका बिल्कुल सिंपल और प्लेनर वर्जन जो सपोर्ट वेक्टर का है वो ये है। ये आपको x1 और x2 दो डायमेंशंस में ये डाटा प्लॉट हुआ हुआ नजर आ रहा है। ये दो एट्रीब्यूट्स हैं डाटा के, तो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। और ये दोनों सपोर्ट वेक्टर्स हैं, और इन सपोर्ट वेक्टर्स की बेस पे हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली। हमने ये भी बात सीखी थी कि जब ये इस वक्त टू डायमेंशन है, जब हायर डायमेंशन हो जाती हैं तो उस वक्त हम प्लेन, थ्री डायमेंशन में हम क्या करेंगे, प्लेन। उस प्लेन के लिए हमने क्या चीज सीखी थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक रूम है और उसकी पार्टीशन करनी है, तो उस पार्टीशन में हम जो फाइबर की पार्टीशन लगा देते हैं या ग्लास पार्टीशन लगा देते हैं, तो वो एक समझ लें वो बेसिकली एक प्लेन बन जाती है ना। प्लेन एक टू डायमेंशनल चीज को कहते हैं। तो वो जो पार्टीशन हम लगा रहे हैं वो समझ लें कि वो एक प्लेन है जो कि डिवाइड कर रही है दो क्लासेस। और जब थ्री से भी हायर डायमेंशन में चले जाते हैं, 4, 5, 6, तो हायर डायमेंशन में हम क्या करते हैं कि हायर डायमेंशन में हम हाइपर प्लेन यूज करते हैं। प्लेन की बजाय से क्या कहना शुरू कर देते हैं, हाइपर प्लेन। उसकी विजुअलाइजेशन नहीं हम कर सकते हाइपर प्लेन की, बट स्टिल थ्योरेटिकली इट एग्जिस्ट्स। अच्छा, ये अब आपको दो डिफरेंट सिनारियोस प्रेजेंट किए जा रहे हैं। लेफ्ट साइड पे जो डाटा था, जो भी हमने पिछली स्लाइड पे भी देखा, ये कितना सीधा साधा डाटा था, और इसमें हम बड़े आराम से इसके अंदर एक लाइन ड्रॉ कर सकते थे, और ग्रीन और रेड क्लास के जो एलिमेंट्स हैं दे गॉट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन अनदर। लेकिन राइट साइड पे जो डाटा है वो खतरनाक सा डाटा नजर आ रहा है। यू सी दैट? यस इसमें सर। कौन लाइन लगा सकता है? सर कोई बहुत ही इंटेलिजेंट एल्गोरिदम भी लगा कोई सकता है। बहुत ही इंटेलिजेंट वाकई सर, ये तो बड़ी तो वो ना आप है ना मैं हूँ, छोड़ दें फिर इसे। सर। सर कोई एल्गोरिदम इस तरह का होगा सर, वो लगाएगा सर। हाँ डेफिनेटली, लेकिन आप इस प्रॉब्लम की अब काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हैं कि तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें पहले इसमें एक लाइन नहीं लग सकती। इट्स लाइक अ सर्कल, देयर हैज टू बी अ सर्कल लाइक दिस जो ड्रॉ होना चाहिए, और वो सर्कल रेड और ग्रीन को सेपरेट करेगा। ठीक है, तो ये लीनियरली सेपरेबल नहीं है। इस तरह की चीजों को क्या किया जाता है कि इसको हम हायर डायमेंशंस में मैप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सर मैपिंग कर हायर लेते हैं हायर डायमेंशन, डायमेंशन। टू डायमेंशन है तो उसको थ्री डायमेंशंस में ले जाओ। ठीक है, थ्री डायमेंशन है तो फोर डायमेंशंस में ले जाओ। तो अब ये डायमेंशंस, हायर डायमेंशंस में हम इसको देखने की कोशिश करते हैं, उसकी इंट्यूशन लेने के लिए कि हायर डायमेंशन में चीजें कैसे लीनियरली सेपरेबल बनाई जा सकती हैं। ठीक है, इसका एक ये छोटा सा एक एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पे, और उससे हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। ये आपको वन डायमेंशन में डाटा नजर आ रहा है, सिर्फ x वन डायमेंशन है ना, x एक्सिस है, y एक्सिस है ही नहीं। तो समझ लें कि ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से ये चल रहा है। अगर ये डाटा इस तरह से चल रहा है तो इट्स जस्ट वन डायमेंशनल डाटा। अब अगर मैंने इसको लीनियरली सेपरेबल करना है तो ये लाइन जो है, मैं एक लाइन से तो ये सेपरेट नहीं हो सकता, यहाँ से भी इससे सेपरेट होना है और यहाँ से भी सेपरेट होना है, और फिर ये दोनों रेड रीजन बनेंगे और ये ग्रीन रीजन बनेगा। तो एक डायमेंशन में रहते हुए ये पॉसिबल नहीं है। इतनी बात समझ आ गई सबको? यस सर। हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर एक से
अगर जिस तरह से मैंने बोला कि ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चल रहा है, तो अगर ये यहाँ पे करके कहीं 5 है और फिर यहाँ कहीं 10 है और सो ऑन, तो हमने क्या किया, इसके अंदर एक फंक्शन अप्लाई कर दिया कि x में हर वैल्यू में से 5 माइनस कर दो। तो 5 माइनस किया तो ये सारे से ये 4 था, तो ये -1 पे चला गया, ये -2 -3, ये प्लसेस में आ गया, ये +1 +2 +3 +4 +5 +6। इस तरह से ये एक डाटा जो है ये 1 डायमेंशन में कुछ इसकी सूरत हाल बन गई। लेकिन ये तो सिर्फ लेफ्ट शिफ्ट हुआ डाटा इस तरह से, है ना। मतलब ग्राफिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन तो अभी भी वही है कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 2 लाइनें लगा सकते थे तो फिर यहाँ पे भी 2 ही लाइनें लग रही हैं। तो अभी कोई काम पूरी तरह हमें समझ नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। Then after this function we apply yet another function and that function is कि जो हमारे डाटा पॉइंट्स हैं ये वाले, इनका स्क्वायर लेना चाहिए। इनका क्या करो, स्क्वायर लो। फिर सर स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, ये 1 है, ये इधर पॉइंट हो जाएगा, जैसे डाटा डबल होता जाएगा। ठीक है। ये तो 2 है तो ये पॉलिनोमियल वाली शेप बन जाएगी। 4 पे 3 जो है वो 9 यस पे, सर। इसी तरह ये ऐसे करके कुछ इस तरह से ये ऐसे करके कुछ पॉइंट्स इसके बनेंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये अगली स्लाइड पे एक्चुअली ड्रॉ भी हुए हैं। सो लेट्स मूव टू द स्लाइड। दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक, ठीक है, जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा था कि ये स्क्वायर मेरे जरा थोड़े से नैरो थे, यहाँ पे ये इस तरह से जनरेट हो, ठीक हो गया। अब अगर हम इसे देखें तो ये कुछ ना कुछ ऐसी सूरत हाल बनी है कि हम कोई ऐसा कट लगा दें ना, यूं कर एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये लाइन इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकती है, इस नोयत की लाइन। समझ में आ रहा है? यस। So what effectively we did was apparently the data did not seem to be linearly separate, and we succumbed to that and we respected that. And what we decided was let's try to say port this data into a higher dimension or plot this data into higher dimension in a smart way. अब higher dimension में just like that नहीं हमने इसको किया, we figured it out कि अच्छा इसमें से कुछ जो चीजें ओरिजिन के करीब है या जीरो के करीब है उनको ऐसा करो कि जहाँ पे बाउंड्री डिफरेंशिएट हो रही है उस जगह से माइनस वाली साइड पे भी लेके जाओ, प्लस वाली साइड पे भी लेके जाओ, और देन वी डिड अ स्क्वायर टू दैट। जरूरी नहीं हर दफा यही वाली चीज चले। ये काम जो होता है ये जनरली मैथमेटिशियंस का होता है कि वो सूटेबल फंक्शंस जो है वो ढूंढते हैं। तो फिर वो मैथमेटिशियंस जब इस तरह की चीजों पे काम करते रहते हैं तो होता ये है कि फिर हमें अपने डाटा के हिसाब से पता लग जाता है कि यार ये इस नोयत का, इस डाटा के लिए इस नोयत का फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये मामला हमारा सही हो जाएगा। तो डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक, डाटा के प्लॉट के मुताबिक हमें ऑलरेडी अवेलेबल वाइड वैरायटी ऑफ से फंक्शंस जो हैं वो हमें पता लग जाते हैं और उनमें से जो सूटेबल फंक्शन होता है वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं और उससे हमारे डाटा की ये कैपेबिलिटी, ये वाली पॉसिबिलिटी इंक्रीज कर जाती है कि उसको लीनियरली सेपरेबल किया जा सके। यहाँ तक कोई सवाल किसी का तो आप पूछ लीजिए। सर पर ये सर एक एग्जांपल है ना, मतलब कि दूसरा और डाटा टाइप अगर कोई इस तरह का आ जाता है तो हम किसी और तरह से करें। अभी आगे चल के और विजुअलाइजेशन होंगी जिससे हमें समझ आएगी, ठीक है। यस। यस सर समझ आ वो गई। मजीद अभी ये इतनी बात तो समझ आ गई ना कि मतलब ये एक टॉय एग्जांपल है ना, सर इस डायरेक्ट ही डाटा मुश्किल एग्जांपल आ जाए तो बात की समझ ही नहीं आती। यहाँ पे इस बात ये डाटा की समझानी, यस इस सर आ जगह गई पे है समझ यहाँ तक। सिर्फ एक बात तो समझाना मकसूद है कि हायर डायमेंशंस में जब आप जाते हैं तो ये वाली चीज की पॉसिबिलिटी बन जाती है। बस इतनी बात इस स्लाइड तक समझने की जरूरत। अच्छा, आगे अब आप देखें ये 2 डायमेंशन में ये चीज प्लॉट हुई है उसी नोयत की,
और ये वो सर्कल वाला एरिया है, इस सर्कल वाले एरिया को हमने इस यानी कि ये क्लोज सर्कल वाले एरिया को ब्रॉडर सर्कल वाले एरिया से हमने डिस्टिंग्विश करना है। दैट्स द पॉइंट। हम इस सूरत में क्या करते हैं कि कोई भी फंक्शंस अप्लाई करके x1 x2 को हमने x1 x2 और z 3 डायमेंशंस में प्लॉट कर दिया। एक नई डायमेंशन लेके आए z, जिस तरह के उस केस में भी हम x1 के बाद x2 ले आए थे, इस पिछले केस में इट वाज जस्ट वन डायमेंशनल डाटा एंड वी ब्रॉट दिस सेकंड डायमेंशन टू इट, और फिर उसके मुताबिक हमने सारा काम किया। यहाँ पे x1 और x2 है, तो ये x3 या z जो भी इसे कहना चाहें हम, वो डायमेंशन हम लेके आए, इसके अंदर से हमने प्लॉटिंग की। इधर इस प्लॉटिंग में जो मेथड यूज किया, वो मेथड ने कुछ इस तरह से ये रेड वाले पॉइंट्स को इधर प्लॉट कर दिया, ग्रीन वाले पॉइंट्स को इधर प्लॉट कर दिया, एंड देन वी मैनेज टू हैव दिस पार्टीशन। ये उसी तरह का एक रूम बन गया और रूम के अंदर हमने ये पार्टीशन डाल दिए, और इस पार्टीशन से ग्रीन और रेड को हमने लीनियरली सेपरेबल बना लिया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ई इज दिस मैपिंग फंक्शन जो कि इस चीज का एनेबलर है। एक और अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके एक एग्जांपल है। फिर हम क्या करते हैं कि इसको वापस उसी में ही प्रोजेक्ट कर लेते हैं। जब हम सेपरेशन हो जाती है तो फिर हम वापस ओरिजिनल वाले पे इसको प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ताकि हमारा डाटा जो है वो ओरिजिनल ही नजर आए। ये जिस तरह हम स्केलिंग नहीं कर रहे थे पहले डाटा की, और स्केलिंग करने के बाद आपको याद है जब हम रिग्रेशन के अंदर डाटा की स्केलिंग कर रहे थे, तो फिर हम स्केलिंग करने के बाद रिग्रेशन एल्गोरिथम अप्लाई करते थे, और रिग्रेशन एल्गोरिथम स्केलिंग करने के बाद वैल्यू भी स्केल्ड ही कैलकुलेट करता था। से -3 से 3 के दरमियान अगर स्केलिंग हुई थी तो उसने हम कैलकुलेट कर रहे थे सैलरी, तो सैलरी तो लाखों में आ रही थी, हजारों में आ रही थी, तो लेकिन वो जो हमारा फंक्शन था वो -3 और 3 के दरमियान कैलकुलेट कर रहा था। तो फिर हम क्या करते थे, उसे वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में लेके आते थे कि जिस हिसाब से स्केलिंग की है उसी हिसाब से वापस उसे ओरिजिनल में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे ये उसी नोयत की चीज हो रही है कि जब आपकी ये पॉसिबिलिटी बन जाती है तो फिर उसके बाद आप उसको ओरिजिनल पॉइंट के ऊपर मैप करने के लिए वापस ले आते हैं, क्योंकि हमने हमारे पास जो एक्चुअल डाटा होता है वो इसी फॉर्म का होता है। या कोई नया डाटा एलिमेंट आया है तो फिर हमने उसको इस पे करना है, प्रोजेक्ट करना है। इस प्रोजेक्शन के बाद हमें पता लग जाएगा वो किस वाले ग्रीन वाले हिस्से में लाया करेगा या रेड वाले में, और फिर उसके बाद हम उसे वापस ओरिजिनल पे भी ले आएंगे और उसके बारे में बता देंगे कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। लेकिन इस सारी चीज में ये इस तरह के मेथड्स अप्लाई करना, मैपिंग फंक्शंस अप्लाई करना, और हायर डायमेंशंस में चीजों को लेके जाना और फिर वापस लोअर डायमेंशन में लेके आना, ये जितना ज्यादा डाटा होगा और जितनी ज्यादा डायमेंशंस होंगी उतना ही ज्यादा ये कंप्यूट इंटेंसिव होता जाएगा। स्टोरेज भी ज्यादा लेगा और कंप्यूटेशन पावर भी ज्यादा लेगा। तो इस चीज के ऊपर फिर लोगों ने काम किया, और काम करने के बाद उन्होंने क्या किया कि दे केम अप विद कर्नल ट्रिक। तो ये जो SVMs हैं इसके अंदर कर्नल्स यूज होते हैं। तो ये एक ब्राउनी सी इक्वेशन आपको नजर आ रही है नीचे लिखी हुई? यस यस सर, आ रही है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ कर्नल। तो x जो है वो हमारा ओरिजिनल डाटा पॉइंट्स है, L जो है Li उसको हम कहते हैं लैंडमार्क, E के बारे में तो हम जानते हैं सारे, ये नेचुरल लॉग वाला E है, और -x -Li ओवर 2 सिग्मा स्क्वायर ये हमने करना। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट Li जो है वो एक लैंडमार्क है और x हमारा डाटा पॉइंट है, और ये जो दो लाइनें डली हुई हैं इनके इर्द गिर्द और उसका स्क्वायर है, ये दो लाइनें जो है ये इसका डिस्टेंस है। आपको याद होगा कि हमने डिस्टेंस की भी डिफरेंट नोशंस पढ़ी थी यस सर, बड़ी। ये नियरेस्ट नेबर के वक्त, याद है? यस सर। यूक्लिडियन डिस्टेंस भी पढ़ा था, मैनहट्टन डिस्टेंस भी पढ़ा था, है ना? यस सर, यस सर। तो अगेन डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द प्रॉब्लम के मुताबिक हम इस तरह का डिस्टेंस इसमें यूज करें। इसी तरह जो हमारे होते हैं कोसाइन सिमिलैरिटी वगैरह भी यूज होते हैं टेक्स्ट के लेवल पे, और इनर प्रोडक्ट भी यूज होती है सिमिलैरिटी वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए। इनफैक्ट जो डिस्टेंस होता है वो सिमिलैरिटी का एंटी होता है ना,
तो हम सिमिलरिटी के थ्रू डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अगर सिमिलरिटी 0 है तो इसका मतलब है कि बिल्कुल सेम चीजें, डिस्टेंस नहीं है इनका, सॉरी सिमिलरिटी 1 है तो उसका मतलब है कि ये बिल्कुल सेम चीजें हैं और इसके दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं है। और सिमिलरिटी जितनी कम होती जाएगी डिस्टेंस उतना ज्यादा होता जाएगा। एनीवे ये हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह की चीज बन रही है। इस फॉर्मूला को हम इस विजुअलाइजेशन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, मजीद इसकी इंट्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। ये आपको एक कंटूर ग्राफ नजर आ रहा है यहाँ पर, है ना? यस इस सर। ग्राफ Yes, में sir. आप ये देख रहे हैं कि ये साइड्स पे जो सारा रीजन है ये सारा रीजन फ्लैट है। तो दिस रीजन इज, अगर आप यहाँ पे देखें तो इस एक्सिस के मुताबिक, ये वाला जो एक्सिस है इसके मुताबिक इट्स ऑलमोस्ट जीरो। ये जो डार्क ब्लू पोर्शन है इट इज ऑलमोस्ट जीरो सर। जीरो। यहाँ से आपको नजर आ रहा है ये। यस सर आ रहा है। जबकि जैसे जैसे हम सेंटर के करीब आते जा रहे हैं इट इज ग्रोइंग अप एंड अप एंड अप एंड अप एंड अप एंड इट इज अप्रोचिंग टू 1 समवेयर ओवर हियर। ऐसा ही है? यस सर। Yes. अच्छा, यहाँ पे जो हम कहते हैं हम लैंडमार्क पॉइंट जो सेट करते हैं वो ये लैंडमार्क पॉइंट, ये जो L जिसको हम कह रहे हैं, दिस इज द लैंडमार्क, राइट? एक्स हमारे जो भी डाटा पॉइंट्स इस डायमेंशन में, हायर डायमेंशन में हमने जो प्लॉट किए होंगे वो कहीं ना कहीं तो प्लॉट होंगे ना। यस सर होंगे। वो सारे के सारे जिस जगह पे प्लॉट हो रहे हैं वो सारे एक्स के लाइन। अब हमने करना क्या है, अब आप ये देखो कि जो पॉइंट इस लैंडमार्क से दूर होगा, तो इधर कोई पॉइंट है, शायद आगे हुई, हाँ, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो इसका लैंडमार्क से डिस्टेंस काफी सारा है। और अगर कोई पॉइंट इसके नजदीक है, यहाँ पे करके आ गई, माउस नजर आ रहा है, यस सर आ रहा है। तो ये तो बहुत करीब है लैंडमार्क के, है ना? यस सर करीब। सर्कुलर, ये जो रेड सर्कल में लैंडमार्क है ये पॉइंट इसके बहुत करीब है, ये पॉइंट भी इसके बहुत करीब है, ये पॉइंट भी इसके बहुत करीब है, लेकिन ये निस्बतन दूर है। जब दूर होगा तो डिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा सर। ज्यादा हो जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ये वाला फैक्टर भी ज्यादा होगा सर। ज्यादा होगा, और इसका स्क्वायर लेंगे तो वो और ज्यादा हो जाएगा। और ज्यादा हो जाएगा। ये बात समझ आ गई सबको? यस फॉर सर। एग्जाम्पल डिस्टेंस आ गया 8, 8 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ गया? 64 सर। 64, ठीक है? अच्छा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू सिग्मा सिग्मा स्क्वायर। स्क्वायर। अभी सिग्मा को थोड़ी देर के लिए हम कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लें, तो होगा क्या कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही न्यूमरेटर ज्यादा होगा सर। ज्यादा होगा, और ये पावर है माइनस की, इसका मतलब है इसमें 1 ओवर हो जाना, यस है ना? सर। यस पावर सर। जब माइनस होती है तो 1 ओवर हो जाता है ना। सर 1 न्यूमरेटर ओवर जब में ज्यादा चला होगा तो ये नंबर बहुत बड़ा निकलेगा, जाएगा। यस सर। है ना? यस सर एग्जैक्टली। जब न्यूमरेटर बड़ा होगा तो ये नंबर बड़ा निकलेगा, और इसको 1 बाय वो नंबर करेंगे, इसे ये नंबर बन गया 8950। तो 1 डिवाइडेड बाय 8950 करेंगे तो वो एक बहुत छोटा नंबर आएगा। वो नंबर जो यस है सर वो बहुत। 0 के करीब आएगा। वो क्या होगा? यस सर। 0 के करीब आएगा, तो वो इस डार्क ब्लू रीजन में आ जाए। समझ में आई? यस सर। Yes. तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही इस डार्क ब्लू रीजन में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही इसके जो बड़े होने के, इस वैल्यू के बड़े होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। कम होते फॉर जाएंगे। एग्जाम्पल डिस्टेंस बहुत कम है तो उसका हम स्क्वायर लेंगे तो वो बड़ी छोटी वैल्यू आ रही है, वो छोटी वैल्यू जो है वो 1 ओवर जब सारा कुछ करेंगे तो वो उसको बड़ा, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू आ रही है 2.3 वैल्यू आ गया ओवरऑल सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद। तो 1 डिवाइडेड बाय 2.3 जब करेंगे तो क्या बन जाएगा? 0.4 के करीब बन जाएगा, है ना? यस सर 0.4 समथिंग। 0.4 समथिंग बन जाएगा, तो 0.4 इस जगह पे ऊपर जाके प्लॉट हो। बात समझ आ रही है? सर
तो इस तरह जितनी छोटी वैल्यू आएगी वो ऊपर को प्रोजेक्ट होनी शुरू हो जाएगी, जितनी बड़ी डिस्टेंस की वैल्यू आएगी उतनी ही वो इस डार्क ब्लू एरिया में 0 के करीब प्लॉट होनी शुरू होगी। ये बात सबको समझ आई है? अगर नहीं आई तो यहाँ पे आप सवाल पूछें, ये इंपॉर्टेंट बात है। सर आ गई है समझ। ओके, आगे चलें। सर वेरी गुड। अब सेंस बनना शुरू हुआ है ये कर्नल फंक्शन का। यस यस सर बनना शुरू हुआ है, काफी ज्यादा सर, अच्छा क्लियर हो गया। गुड। अच्छा, अब अगली मजेदार बात ये है कि ये सिग्मा हमने छोड़ा था थोड़ी देर के लिए कि ये सिग्मा क्या चीज। यस सर। तो देखो, ये जो कंटूर का ये जो सर्कल है ना, ये इसको सिग्मा कंट्रोल करता है, ठीक है। जब हम सिग्मा की वैल्यू बड़ी कर देंगे, क्या करेंगे, सिग्मा ठीक की है वैल्यू को ज्यादा कर देंगे तो ये कंटूर फैल जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो जो ये डिनोमिनेटर भी बड़ा हो जाएगा ना, तो ये 0 के सर। करीब इसको प्रोजेक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, यस ठीक सर। है। और जब हम सिग्मा को छोटा कर देंगे तो फिर ये इस तरह की चीज बनेगी, यानी कि सिग्मा से हम इसका जो फैलाव है और जो इसका सुकड़ने की कैपेबिलिटी है डाटा की प्रोजेक्शन की, उसको कंट्रोल कर। ये बात समझ आ रही है? यस सर आ दोनों रही को है। देख के, यस जब सिग्मा को जितना छोटा करेंगे, सिग्मा को जितना छोटा करेंगे उतना ही ये जो कंटूर की जो ज्यादातर जो चीजें हैं वो फिर क्या होनी शुरू हो जाएंगी, उनकी वैल्यू यस बड़ी सर आनी कम शुरू हो जाएगी। यस सर सिग्मा बढ़िया छोटा हो कम गया हो ना, जाएगी। सिग्मा यस सर। छोटा हुआ तो फिर छोटी लेंथ भी बड़ी लगनी शुरू हो जाएगी, छोटा डिस्टेंस भी सर न्यूमरेटर के बड़े होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे ना। यस सर हो जाएंगे। जब सिग्मा छोटा होगा तो न्यूमरेटर के बड़े होने के चांसेस ज्यादा होंगे, जब न्यूमरेटर बड़ा होगा तो फिर ये जो ये जो ये वाला एरिया है इसका सर्कुलर एरिया ये स्क्वीज करना शुरू कर देगा, ऐसा ही है, यस सर और कम होना शुरू हो जाएगा। और कम होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये एक नैरो सी पाइप बन जाएगी जो ऊपर को जा रही है। और जब सिग्मा बड़ा हो जाएगा तो फिर ये जो डिस्टेंस ज्यादा बड़ा डिस्टेंस जो है वो बड़ी वैल्यू लेके आएगा, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा वो बन जाएगा तो फिर उस सूरत में इसका रिवर्स होना शुरू होगा, ठीक है। तो सिग्मा के यस सर। बड़े और छोटे होने से हम ये जो कंटूर का जो सर्कल है उस सर्कल को कंट्रोल करते हैं। ये बात सारों को समझ आ गई? तो हम इसमें एक्चुअली जो लैंडमार्क पॉइंट है वो एक वेरिएशन है कि हमने किस जगह लैंडमार्क पॉइंट बनाना है। तो लैंडमार्क पॉइंट डाटा के विजुअलाइजेशन से समहाउ हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि कहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद जो एडजस्टमेंट हम कर रहे होते हैं वो सिग्मा की ही कर रहे होते हैं। हम इसमें कर क्या रहे होते हैं, आप अगर वापस हम जाएं अपने एग्जाम्पल पे, तो इस एग्जाम्पल में हमने इस डाटा को कवर करना है। तो अगर हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सिग्मा लें तो एक सिग्मा हो सकता है कि जो कि इस तरह के, सॉरी ये कोई अच्छा सर्कल नहीं बन रहा, इस तरह की चीज को कवर करे, सर्कल ही ले लेते हैं। एक सिग्मा हो सकता है कि वो इस तरह का सर्कल बनाए, ठीक है। और एक सिग्मा हो सकता है कि वो इस तरह का सर्कल बनाए। तो हमने जो ये दरमियान में ब्लू वाला सर्कल बना हुआ है जो एक्चुअल सर्कल है, इसके करीब करीब वाला सर्कल बनाना है। ऐसा सिग्मा बनाना है जो कि ना ऐसा सर्कल बनाए ना ये छोटे वाला सर्कल बनाए, बल्कि जो एक्चुअल सर्कल बनना चाहिए उसके करीब करीब 3 सर्कल ड्रॉ करें। ये बात समझ आई सबको? यस सर। यस हमारा सर जो लैंडमार्क पॉइंट है वो अगर हम अच्छे तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं अप्रोप्रिएट, और उसकी बेसिस पे सिग्मा की अच्छी वैल्यू एडजस्ट कर लेते हैं, तो फिर ये वाली जो पॉसिबिलिटी है ये हमें नजर आनी शुरू हो जाती है। हम अपने सारे डाटा को के जो बाउंड्रीज हैं उनको अच्छे तरीके से कर्नल फंक्शन के थ्रू कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं। मैंने पॉइंट्स इसके साथ में लिख दी है कि वी कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड लैंडमार्क इफ x माइनस l, यहाँ पे मैंने वो l i जरा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, तो x माइनस l स्क्वायर इज द, ये जो है ये डिस्टेंस कैलकुलेशन है, बिगर डिस्टेंस विल रिजल्ट इनटू
bigger numerator and e raised to the power, this thing will be near to 0, क्योंकि वो माइनस में पावर है तो फिर न्यूमरेटर बड़ा होगा, वैल्यू बड़ी आएगी, तो ये 0 के करीब आ जाएगा। और स्मॉलर वैल्यूज जो है वो बिग वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो जिस तरह के यहाँ पे हो रहा है। ठीक हो गया? यस सर। तो सिग्मा की भी हमें समझ आ गई कि सिग्मा उस कंटूर की या इस इंटर्न ये जो सर्कल्स हैं इनकी रेडियस को समहाउ कंट्रोल करने में हेल्प करता है। यस सर। अच्छा, अब अगर इस तरह की सिचुएशन बन जाए कि हमारा डाटा जो है वो अब ये तीसरी चीज आ गई है कि हमने वन डायमेंशनल से शुरू किया था और उसके ऊपर हमने एक फंक्शन, दो फंक्शन लगा के इसको सेटल करने की कोशिश की थी। अब हम एक तीसरी बात कर रहे हैं। वो तीसरी बात जो है वो ये है कि ये अब इसमें तो दो ऐसी चीजें बन गई। अब अगर मैं फोर फॉर एग्जांपल डायमेंशन हो जाएगा सर, इसको 4 डायमेंशन में करेंगे फिर आप? इसके लिए 4 डायमेंशन तो एक अलग चीज है, डायमेंशन कितनी हो रही है वो एक अलग बात है। इसके लिए अब देखोगे, से अगर मैं लैंडमार्क यहाँ पे लेता हूँ, लैंडमार्क यहाँ पे लेता हूँ, तो ये वाले सारे तो सही प्लॉट हो जाएंगे, है ना, उसका कंटूर जो डिफाइन करना है। यस सर। मे भी ये भी उसके अंदर ही आ जाए तो थोड़ा सा हम बेहतर कर लें हैं। लेकिन ये सारे क्या हो जाएंगे, आउट ऑफ द स्कोप चले जाएंगे सर। ये सारे रेड मार्क होंगे क्योंकि इनका डिस्टेंस ज्यादा होगा। ये 0 के करीब प्लॉट होंगे और ये सारे भी रेड ही प्लॉट होंगे। ऐसा ही है? यस सर। यस। अगर इनकी फेवर करता हूँ तो मैं लैंडमार्क यहाँ पे बना देता हूँ। सर लेफ्ट वाले जो हैं वो चले जाएंगे जो दूसरे हैं। वेरी गुड, हो गया ना, अब मसला खराब हो गया ना। सर यस सर। तो भाई इसकी फेवर करेंगे तो ये खराब हो जाएगा, इसकी फेवर करेंगे तो ये खराब हो जाएगा। किसकी फेवर करें? सही कब होगा? दोनों की करनी पड़ेगी हमको, दोनों की चाहिए। फेवर करनी पड़ेगी, है ना। वेरी सर इंट्यूटिव दोनों। आंसर। यस सर दोनों की। लैंडमार्क ले लें, क्या इस तरह करें? तो फिर 2 लैंडमार्क 2 सिग्मास आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, 2 लैंडमार्क्स लें और 2 सिग्मास लें, सिग्मा। बिल्कुल दैट्स द आंसर एक्चुअली। आपने घबराना नहीं, नहीं ज्यादा घबराते सर। लैंडमार्क क्या हुआ ना, आपने सुना वैसे, घबराना नहीं, रियासत के खिलाफ नहीं जाना सर। हाँ बस तो ये जो है ये 2 लैंडमार्क्स ले लेंगे तो हमारा मसला हल होना शुरू हो जाएगा। तो 2 ही लैंडमार्क्स ले लिए गए, हर एक का अपना जो वो कर्नल तो सर फंक्शन हर का एक में मामला अपना आ अपना जाएगा। फॉर्मूला वो आएगा सर, मतलब बिल्कुल, लैंडमार्क 1 के लिए। ये अपने हिसाब से चीजों को यस मार्क सर। करेगा, ये अपने हिसाब से चीजों को मार्क करेगा। इसकी दफा में ये वाले सारे ग्रीन हो जाएंगे और ये बाकी सारे रेड हो जाएंगे। इसकी दफा ये सारे ग्रीन हो जाएंगे और ये सारे रेड हो जाएंगे। बाकी सारे रेड हो दोनों जाएंगे। को इस्तेमाल करके हम क्या कर लेंगे, each landmark is being captured by one kernel. This way we can cover such complex situations too using more than one kernel without going to higher dimensions. तो जो आप कह रहे थे कि हायर डायमेंशंस में चले जाएं, तो फिर काम एक्चुअली आसान हो गया। मैथमेटिकली स्पीकिंग जो हमने थोड़ा सा यहाँ पे आके एक पॉइंट रेज किया था before getting to the kernels, कि mapping to higher dimensional space can be highly compute and storage intensive. तो उसको अवॉइड करने के लिए so we have these kernel functions, right? तो इसकी समझ आई है सारों को कि कर्नल साहब क्या करते हैं? कर्नल साहब अपनी कर्नल आर्मी को साहब की सर अहमियत प्रॉपर का अंदाजा हुआ डिस्ट्रीब्यूट है। करते हैं। यस सर। तो आइंदा से आपको जब भी कोई कर्नल साहब मिले तो आपने उनसे बहुत इज्जत और एहतराम से पेश आना, डन हो गया सर। ठीक है? आपने कहना है आप तो ऐसे ऐसे अलग कंट्रोल्स डिफाइन करते हैं कि कॉम्प्लेक्स तरीन डाटा भी जो है वो उसको हम कैप्चर कर लेते हैं बड़े बेहतरीन तरीके से और उसको क्लासिफाई करने में आप बहुत ज्यादा मददगार साबित होते हैं। सर ये जो लैंडमार्क पॉइंट है, ये सही जो लैंडमार्क पॉइंट है ये हम अप्रॉक्सीमेट मतलब कि अपनी एस्टिमेट से लेंगे, अपने अंदाजे से लेंगे या इसको स्पेसिफाई करेंगे कोई स्पेसिफिक पॉइंट? हाँ, ये जो सारी चीज है इसमें हम फिर डाटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देखते हुए, देखो इस सारी चीज में x इनपुट है, यस सर। इसमें हमारा कोई कंट्रोल
नहीं है। हमें क्या पता कि क्या इनपुट आनी है, इनपुट तो नहीं ना हम कह सकते। हम कहें सर नहीं ये ऐसे ही है कि आप कहें कि सर हमें ये वाले सवाल दे दें तो हम आपका मसला हल कर दें। तो एग्जैक्टली डाटा कैसा आना है ये तो हमें कभी भी नहीं पता होता। ई जो है वो एक कांस्टेंट है, टू भी एक कांस्टेंट है। तो इसके अंदर जो दो चीजें एडजस्ट करने वाली होती हैं वो एक लैंडमार्क होता है सिग्मा और एक सिग्मा होता है। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट जगह पे लैंडमार्क, बेसिकली जो डाटा की विजुअलाइजेशन है वो हमें यही बताएगी कि देखो हमने इसको वो इतना सर्कुलर फैशन में लेके आना है। तो अगर आप लैंडमार्क इधर करके रखते हैं साइड पे तो आप सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस इन वालों का बढ़ जाना है और इनका रेड वालों का कम हो जाना तो बेसिकली है सर ना। एक वो ओरिजिन भी रखे बंदा सेंटर पॉइंट। सेंटर जो जो जहाँ पे हमने बेसिकली ये एक सर्कुलर फैशन में इसमें ये कंटूर डिफाइन करना है ना। तो इसके लिए फिर सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसके जो हमारी एक गिवन क्लास है उसके जो विजुअलाइजेशन में नजर आ रही है उसके जितना भी पॉसिबल सेंटर हमें नजर आता है उसके मुताबिक का हम मामला कर लें। ठीक है, अगर हम इसको किसी भी साइड पे रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस साइड पे रखता हूँ तो यही सर्कल जो है वो उसका सेंटर जो है बेसिकली तो इससे वो रेडियस की तरह फैलना है ना। तो अगर मैं इस जगह पे रखता हूँ तो वो यही वाला सेंटर जो है वो इस तरह ग्रो करना शुरू हो जाएगा, विच विल बी रॉन्ग। या वो बड़ा बड़ा छोटा सा बन जाएगा क्योंकि वो गलत करना शुरू कर देगा ना। अगर मैं इस जगह पे सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो वो इतना सा सर्कल ही ड्रॉ करेगा, क्योंकि इससे ज्यादा फिर वो गलत करना शुरू कर देगा, ये इनको भी इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर देगा। थोड़ा सा उसे बड़ा करूंगा तो वो ये वाली चीज बन जाएगी, है ना। तो उस सूरत में क्या होगा, वो गलत जब करना शुरू कर देगा तो सिग्मा के एडजस्टमेंट हम कहेंगे सिग्मा गलत कर रहा है, अब ये सिग्मा को एडजस्ट करो यहाँ। लेकिन जब इसके सेंटर से बनाना शुरू करूंगा तो फिर वो इधर तक भी सही लगेगा, इधर तक भी सही लगेगा, इधर तक भी सही लगेगा, उससे बड़ा करते जाएंगे। ठीक है, और फिर इवेंचुअली ये इस तरह का ब्लू बन जाएगा। तो यहाँ पे हम सही, जब वो इससे बड़ा करेंगे सर्कल को ऐसे तो वो फिर गलत बनना शुरू होगा। तो वहां पे वो सिग्मा को बाउंड्री को एडजस्ट करते करते एक अप्रोप्रिएट जगह पे पहुंच जाएगा। तो लैंडमार्क की पोजीशन है ओरिजिनल वो जो भी क्लास का डाटा है हमारा उसके दरमियान में जितना हम उसको रखेंगे उतना ही अच्छा है, ताकि उससे डिस्टेंस पे जो दूसरी क्लास वाली चीजें हैं वो जीरो है। एंड सेकंड थिंग इज जो सिग्मा है वो हमें फिर रेडियस को एडजस्ट करने में हेल्प आउट करता है। दुरुस्त हो गया सारी बात ओके होगी। बस इसमें दो कर्नल्स ले लेंगे, दो कर्नल्स से हमारा मामला बेहतरीन हो जाएगा। हर कर्नल एक तरह के डाटा सेट को हैंडल कर लेगा। रिप्रेजेंट करें। तो कर्नल्स की कई सारी टाइप्स हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि कर्नल्स जो है ये गाउसियन कर्नल है, जो हमारे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना डाटा की, जिसमें जिसमें गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन कह लें। तो गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन में फिर हम इस तरह की चीजें, इस तरह के ये जो है वो हम हमारे ड्रॉ होते हैं कि जो एवरेज के पास काफी सारा डाटा होता है और एवरेज से दूर कम होता है। जिस तरह मार्क्स हैं या आप लोगों की एजेस हैं, अंडरग्रेड के स्टूडेंट्स की एज, तो कोई कोई होगा जो बड़ी उम्र का होगा, ज्यादातर आप लोग वही से 17 से लेके 21-22 साल के अंदर अंदर के लोग होंगे। वो कम लोग होंगे जो कि इससे कम या ज्यादा के हों। ये सिग्मॉइड है, ये सिग्मॉइड हमने पहले भी देखा हुआ है ना, रिग्रेशन में याद है। तो ये सिग्मॉइड टाइप चीज अब अगेन डिपेंड करता है कि डाटा किस नोयत का। अब ये देखो असल में यहाँ पे भी ये यही कर रहा है कि ये सारे जीरोज हैं और ये नॉन जीरोज हैं, है ना। यस सर। यहाँ पे भी यही कह रहा है कि ये फिर क्या करता है, हमने जो सीखा था वो ये था कि हम ये 0.5 पे लाइन लगा देते हैं, इससे नीचे नीचे वालों को कह देते हैं कि ये इस क्लास से बिलोंग करते हैं, इससे ऊपर वालों को कह देते हैं ये दूसरी क्लास से बिलोंग करते हैं। इसको हम एडजस्ट एनीवे कर सकते हैं कि मैं कह देता हूँ नहीं यार 0.5 की बजाय 0.38 पे लाइन लगा दो तो ज्यादा बेहतर आ रहा है रिजल्ट, तो 0.38 पे ले जाते। तो ये इसकी बात हो गई। और इसी तरह ये पोलिनोमियल कर्नल है जिसके अंदर फिर हम ये कह रहे हैं कि ये इस तरह के जिस तरह हमारे ये दो रीजन्स नहीं बन रहे थे,
तो उसमें ये एक रीजन इस वाले में एक क्लास कह दो, इस वाले में भी वही वाली क्लास कह दो, और ये बाकी सारे जो है ये दूसरी क्लास कह दो। तो डिपेंड करता है कि हम डाटा के हिसाब से इस नोयत का कर्नल जो है वो हमारे लिए सूटेबल होगा। तो अगेन ये वाली जो चीजें हैं, ये बीइंग हम इस तरह के मैथमेटिक्स के यूजर्स हैं, ठीक है। हमें ये समझ होनी चाहिए कि असल में हो क्या रहा है, ये कैसे ये कर्नल फंक्शंस लोग डिफाइन करते हैं, और ये हमारा काम नहीं है। हाँ, जो अवेलेबल कर्नल फंक्शंस हैं उनमें से हमारे डाटा के लिए ज्यादा सूटेबल कौन सा रहेगा, ये हमें समहाउ पता होना चाहिए, या इसके नहीं भी पता तो उसका वर्क अराउंड क्या है, डिफरेंट तरह के कर्नल्स को अप्लाई करके देख लें, जो बेहतर रिजल्ट दे रहा है वो भी आसान हो जाएगा। ठीक है, सर ये बढ़िया थोड़ा सा तरीका है जूम आउट कीजिए, पूरा नजर जी। नहीं आ रहा सर, पूरा नजर नहीं आ रहा, थोड़ा जूम आउट करिए। यहाँ से नहीं नजर आ रहा यस सर, पूरा नजर नहीं आ रहा। ये समझ भी तो नहीं ना आना, मुझे खुद नहीं समझ आया वो, ये टेंशन क्यों लेते हैं। तो सर ओके। गैमा रेज यूज हो रही हैं उसमें दोनों में। तो गैमा और ये एक्स और वाई और आर जो है ये तो यस खैर सर। एनीवे पैरामीटर्स है ना, ये तो सिर्फ हम हमारा जो कंसर्न है वो इन विजुअलाइजेशन से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। एक कर्नल फंक्शन हमने डिटेल में पढ़ लिया है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इसकी और डिफरेंट तरह की चीजें नजर आएंगी, इसकी और तरह की चीजें नजर आएंगी, ठीक है। फर्क ये हमारा कंसर्न ये नहीं है कि ये मतलब हम इस विजुअलाइजेशन को देख के हमें पता लग जाएगा। दूसरा ये है कि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हमें ये पता ही ना लगे कि हमारे डाटा पे कौन सा कर्नल फंक्शन सही काम करेगा, तो हम उस केस में एम्पिरिकल एवेल्युएशन भी करने की कोशिश करते हैं। तो फिर तीनों अप्लाई करेंगे जिसका हम रिजल्ट। एक कर्नल लगाएं, दूसरा लगाएं, तीसरा लगाएं, चौथा, पांचवा, 5-6 कर्नल्स जो पॉसिबली हमें लग रहे हैं कि यार ये हमारे यस डाटा के लिए शायद सही हो, तो उनमें 5-6 से लगा के जो बेहतर काम कर रहा है वो उसको हम, क्योंकि यस जो मशीन लर्निंग के ये जो काम हम कर रहे होते हैं इसके अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास ये है कि ये काम अमूमन ऑफलाइन होते हैं। जिस तरह एक ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है, आपका यूनिवर्सिटी चल रही है हमारी, उसमें अटेंडेंस लग रही है, फीस जमा हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमने ये देखना है कि यार किस स्टूडेंट को या कौन सा स्टूडेंट जो है वो 3 से ऊपर जीपीए लेगा और कौन सा स्टूडेंट 3 से कम जीपीए लेगा, ये हमने प्रेडिक्ट करना, सही है। तो 3 से ऊपर और यस 3 से कम प्रिडिक्शन के लिए हम वो सारा डाटा जो उसके अंदर से हमारा डाटा जो कि मशीन लर्निंग के काम में इस्तेमाल होगा, यानी कि उसके जो फीचर्स हैं गिवन स्टूडेंट के, वो फीचर्स एक साइड पे करेंगे, उन फीचर्स की प्री प्रोसेसिंग करेंगे, उसको प्री प्रोसेस करने के बाद फिर हम उसके ऊपर वर्किंग करेंगे, और वर्किंग करने के बाद हम जो डिफरेंट तरह के क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स और उनकी वेरिएशन अप्लाई करके फिगर आउट करेंगे कि कौन सा क्लासिफायर जो है वो सबसे बेहतर तरीके से हमें बता, ठीक हो गया, जो हमें सबसे बेहतर बता रहा यस होगा। और अगेन एसवीएम अगर यूज करें तो उसके डिफरेंट कर्नल्स भी इस्तेमाल करके हम देख लेंगे। अगर हम से के नियरेस्ट नेबर रख रहे हैं तो उसमें के की डिफरेंट वैल्यूज रख के हम देख सकते हैं। अगर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर रहे हैं तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जिस तरह मैंने ये भी बताया कि हम थ्रेशोल्ड प्रोबेबिलिटी को फर्क करके देख सकते हैं। हमारे पास वेरिएशन के हर एक एल्गोरिथम में पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। तो जो एसवीएम है उसके अंदर कर्नल्स को हम वेरिएट करके देख सकते हैं कि कौन सा कर्नल जो है वो इस डाटा को निस्बतन बेहतर तरीके से कैप्चर करते हुए जो इसके हाइपर प्लेन उसने जो ड्रॉ करनी है या उसके सेपरेबिलिटी का जो मामला है वो कौन सा बेहतर कर सकता है। तो ये वेरिएशंस डेफिनेटली एग्जिस्ट करती हैं, और क्योंकि हमने वो चीज़ ऑफलाइन कर रही है तो जो हमें सबसे बेहतर अप्रोच लगेगी उस अप्रोच को हम फ्रीज कर देंगे और उसको हम डिप्लॉय कर देंगे कि आप इस्तेमाल करें। तो इसमें सब्सटेंशियल टाइम होता है और इसका जो इम्पैक्ट होता है वो अप्लाई करने के बाद होता है। तो अप्लाई करने की हद तक जब तक हमारे पास वो डाटा है और उसको हमने ट्रेनिंग और टेस्ट में स्प्लिट करके और एक वैरायटी ऑफ जो अप्रोचेज हैं उनके अंदर से बेस्ट अप्रोच को फाइंड करके और उसको फाइनलाइज करना है, फ्रीज करना है, उतनी देर तक चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं। तो ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग और जो डाटा साइंस की जो चीजें हैं उसके अंदर ये वाली जो एक फ्लेक्सिबिलिटी और से सहूलत हमारे पास है फैसिलिटी,
ऑफलाइन काम करने वाली, जब काम कंप्लीट हो जाए तो फिर उसे आप एक्चुअली डिप्लॉय करें। दैट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट? यस सर, सेंस बनता है इस बात का? यस सर, बिल्कुल सर। तो ये इसके बाद ये कुछ बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी सी ये तस्वीरें हैं जो कि मैंने कुछ ये ढूंढी। ये आप देखें तो स्केलर प्रोडक्ट कर्नल है, स्क्वायर डिस्टेंस है, साइन स्क्वायर्ड है, काई स्क्वायर्ड है, गाउसियन, ये जो भी हम देख रहे थे, लैप्लासियन, पीरियोडिक, फिर रैशनल क्वाड्रेटिक कर्नल, मैटन कर्नल, लीनियर एंड पोलिनोमियल कर्नल, सिग्मोइड कर्नल, जो भी हमने देखा। तो ये काफी सारे प्यारी प्यारी ये शेप्स बनाता है। ये देख रहे हैं आप? यस सर, ये इसमें रेड Yes. और ब्लू में दो क्लासेस एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है? ये रेड और ब्लू में डाटा पॉइंट्स जिस तरह के हैं उनकी बेसिस पे इन चीजें डिस्टेंस की बुनियाद पे बन रही हैं, सही? तो ये उसके मुताबिक डिफरेंट तरह की विजुअलाइजेशन है। अब ये देखो, अगर ये इस तरह से डाटा पॉइंट्स होते हैं कि यहाँ पे एक स्पाइक होती है, फिर यहाँ पे एक स्पाइक और यहाँ पे एक स्पाइक और यहाँ पे एक स्पाइक और बाकी सारे दूसरी क्लास में बिलोंग करें, तो ये उसके लिए बेहतरीन चीज बन गई। अब ये स्पाइक की बजाय ये पूरा सर्कल ही बना रहा है, तो फिर इस तरह की चीज बन जाएगी, है ना? यस ये सर, गाउसियन कर्नल है, ये साइन स्क्वायर्ड है, ये स्क्वायर डिस्टेंस है। तो इस तरह से डिफरेंट तरह के कर्नल्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल। अगेन कोड की तरफ हम आए तो कोड में हमने अगेन वहां पे हमने SVR किया था, आपको याद है? जब हम Yes, sir. रिग्रेशन कर रहे थे तो हमने sklearn.stream से क्या इंपोर्ट किया था? SVR, सिंगुलर SVR. वैल्यू रिग्रेसर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? SVC, सिंगुलर वैल्यू सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। वहां पे हमने सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर किया। तो सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर हमने क्लास इंपोर्ट की, इसका हमने वो बना दिया एक ऑब्जेक्ट। इसमें कर्नल जो है हमने RBF रखा, रैंडम स्टेट 0 रखी, और उसके बाद अगेन हमने ट्रेनिंग और टेस्ट को कर लिया। तो इंटरेस्टिंगली सारे के सारे क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स में, अब यहाँ पे जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था उसको आप आसानी से समझ भी सकते हैं, यहाँ से मजीद समझ लेंगे। अब देखो, मुझे नहीं पता कि यार इस डाटा के ऊपर नाइबेजियन सही काम करेगा, के नियरेस्ट नेबर सही काम करेगा, या फॉर दैट मैटर जो SVM है वो सही काम करेगा, रैंडम फॉरेस्ट करेगा, डिसीजन ट्री करेगा, अल्लाह जाने क्या कौन सही काम करेगा। तो क्या है कि मैं इन तीन लाइनों को चेंज कर करके सारों के वैल्यूज आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। तो सबसे ज्यादा सही काम करेगा उसको मैं चूज कर लूँ। मुश्किल बात है आसान बात? आसान है सर, 3 लाइनें तो हमने तो बेसिकली ये 2 लाइनें चेंज करनी है और हमारा नया क्लासिफायर आ जाना है। तो असल बात यही है कि आप सर वैसी रहेगी। बाकी सारा कुछ वैसे का वैसा ही है। तो ये Yes, बहुत sir. बड़ी सहूलत है जो कि हमें इस तरह के मॉडर्न APIs ने दे दी है, जिससे कि हम अपने जो इस चीज को क्या कहते हैं? एम्पिरिकल एनालिसिस। क्या कहते हैं? Empirical analysis, sir. एम्पिरिकल लफ्ज बोले सारे, एम्पिरिकल। एम्पिरिकल एनालिसिस। Empirical हाँ, analysis. गुड। एम्पिरिकल एनालिसिस क्या होता है कि यार हम सारी चीजों को करके और परख के देख लेते हैं और उसमें से कौन सी बेहतर काम कर रही है। फिर जब हमें पता लगता है कि यार अच्छा इसके अंदर से जो है वो से के नियरेस्ट नेबर जो है वो सबसे ज्यादा सही काम कर रहा है, तो फिर हम ये देखते हैं कि यार क्लासेस जो है वो इस तरह से डाटा स्प्लिट हुआ है कि जो नेबरिंग है ना, जो जो सिमिलर डाटा पॉइंट्स हैं वो वाकई एक क्लास में फॉल करते हैं और फैले हुए हैं, कोई हिसाब ही नहीं बन रहा। मिसाल के तौर पे जिस तरह अभी मैं आपको ये वापस अगर हम जाएं, स्क्वायर कर्नल है, स्क्वायर डिस्टेंस कर्नल। ये शेयर हो रही है स्क्रीन? यस Yes, sir. देखो अगर इस तरह से होता कि ये जो 3 है ये रेड होते, ये 3 ग्रीन होते, फिर ये 3 रेड होते, ये 3 ग्रीन होते, फिर ये 3 रेड होते, ये 3 ग्रीन होते,
आप कहते हैं कि मेरे को 250 कर्नल ले आना, पूरी फौज के सारे कर्नल्स को बुला लेते हैं कि कर्नल साहब आ जाओ जरा सारे, यही सोचते ना, तालियां ना आगे पूरी यस सर। तालियां आ जाती और फिर भी आप कहते हैं सर बात नहीं बन रही, यूनिट बुलाना इस पड़ेगा पूरा। हिसाब किताब में बात नहीं बन रही है ना। वजह ये कि इस तरह की चीज अगर डाटा में हो कि ये सारे एक क्लास के हैं, ये सारे दूसरी क्लास के हैं, फिर ये सारे एक क्लास के हैं, ये सारे दूसरी क्लास के हैं, कौन सही काम करेगा? के नियरेस्ट नेबर, के नियरेस्ट नेबर लगाएंगे ना तो वो इधर करके एक डाटा पॉइंट आएगा, वो उसको पता लग जाएगा कि यार ये के इक्वल टू 3 रखा हुआ है, ये इसने इसके मुताबिक प्लॉट कर, इसने इसके मुताबिक, ये 2 है ना, ये इधर रखेंगे तो ये ग्रीन के नजदीक निस्बत रेड के ग्रीन में डाल दो। समझ आ रही है? यस सर। यहाँ पे तो हमें इस डाटा को तो देख के पता लग गया कि 2 लैंडमार्क पॉइंट्स रख के और मामला चला देंगे तो बात बन जाएगी। इसमें हम क्या 100 लैंडमार्क पॉइंट रखेंगे? बात ये सारी बात है, आपको ये काफी काउंटर इंट्यूटिव और से वाइल्ड इमेजिनेशन वाली एग्जांपल जो मैंने आपको दी है, इससे हमें बात ये समझ आती है, मैं समझाना चाह रहा हूँ ये है कि जब हमारे पास ये बात सामने आती है कि के नियरेस्ट नेबर बाकियों की निस्बत बेहतर काम कर रहा है, तो एक बात तो ये है कि नंबर्स हमें शो कर रहे हैं कि के नियरेस्ट नेबर बाकियों की निस्बत बेहतर काम कर रहा है। वो तो नंबर्स को देख के तो कोई भी बोल देगा कि यार के नियरेस्ट नेबर बेहतर है। आप उसको टेबल बना के दें, एक्यूरेसीज या कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपके सामने है, उस कंफ्यूजन मैट्रिक्स में सबसे कम गलतियां के नियरेस्ट नेबर ने की हैं, आप कहेंगे के नियरेस्ट नेबर जीत गया। आप में और एक आम बंदे में क्या फर्क रह गया? उसको भी दिखाएंगे, वो भी कहेगा के नियरेस्ट नेबर सही है। नेक्स्ट थिंग इज इम्पोर्टेंट कि व्हाई इज के नियरेस्ट नेबर आउट परफॉर्मिंग द रेस्ट ऑफ द क्लासिफायर्स। तो फिर हम ये वाली बात करेंगे कि यार ये अगर हम डाटा को देखें तो इस डाटा के अंदर जो ग्रुप्स बन रहे हैं, वो ग्रुप्स जो है वो होमोजीनियस जो डाटा पॉइंट्स हैं जो एक ही क्लास में फॉल कर रहे हैं, वो छोटे छोटे ग्रुप्स की फॉर्म में स्कैटर्ड हैं ऑल अराउंड। तो इस सूरत में जो लीनियर क्लासिफायर्स हैं या जो इस तरह के कंट्रोवर बेस्ड क्लासिफायर्स हैं जो कि सेग्रीगेट करने की कोशिश कर सकते हैं, वो सारे अच्छा काम नहीं कर सकते। इसी तरह डिसीजन ट्री भी अगर आपको याद है तो वो भी इसी तरह वो डिसीजन बाउंड्रीज डिफाइन करते हैं, तो वो भी डिसीजन बाउंड्रीज भी इसके अंदर से कोई बड़ी अच्छी नहीं बन निकलेंगी। तो उस सूरत में फिर हमें यही बात समझ आ रही है कि जो के नियरेस्ट नेबर जो है वो इस वजह से बाकियों को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मजा आया ना इस बात को सुन के? यस सर। So that is something which you have to have in yourself. जब आप ये वाला कोर्स खत्म करें तो आपके पास एक एम्पिरिकल इवैल्यूएशन तो हम एनीवे करेंगे ही करेंगे। उस एम्पिरिकल इवैल्यूएशन के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाई इज दिस हैपनिंग, व्हाई this classifier is outperforming the rest of the classifiers, why this regression model is outperforming the rest of the regression models, what are the characteristics in the data which are more compatible with this model as compared to any other. That's what we need to identify and understand. ये जो सारी बातें हम अभी इस वक्त कर रहे हैं SVM के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपके इस तरह की डिस्कशन करने में आपको बड़ी मददगार साबित है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अभी ये हमने जो कंट्रोलर्स और ये कर्नल्स के बारे में सारी बातें की हैं और ये किस तरह से इस नोयत की चीजें, ये जो कंट्रोलर्स बन रहे हैं और इसमें ये कैसे चीजें हो रही हैं, तो या इस डाटा को देख के हम आराम से बता सकते हैं कि SVM टाइप चीज जो है वो इसको बड़े अच्छे तरीके से कैप्चर कर लेगी, है ना? यस। ये हमारे डिफरेंट कर्नल। अच्छा, यहाँ पे हमने ये RBF कर्नल ले लिया। जो दूसरी वेरिएशन एम्पिरिकल इवैल्यूएशन में वो यहाँ पे है कि आप RBF की बजाय गाउसियन कर्नल, ये गाउसियन ही होता है RBF, आप कोई और कर्नल इनमें से लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल स्क्वायर डिस्टेंस कर्नल या साइन स्क्वायर्ड कर्नल या रैशनल क्वाड्रेटिक कर्नल, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे पैरामीटर्स देख सकते हैं और ये पैरामीटर चेंज करेंगे तो कर्नल चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया? जिस तरह हम ये 2 लाइनें चेंज कर रहे हैं उसकी बजाय आप इसका सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, ये पैरामीटर चेंज करेंगे तो दूसरे कर्नल्स भी आना शुरू हो जाएंगे। तो SVM के अंदर से भी आप जो पॉसिबल
कर्नल आपको सूटेबल लग रहे हैं विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं प्रेडिक्शन करने के बाद और कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ करने के बाद कि कौन सा कर्नल जो है वो ट्रेनिंग सेट के ऊपर सबसे बेहतर प्रेडिक्शन दे रहा है। तो उस वाले कर्नल को फिर हम अपना जो फाइनलाइज कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है कि अगर सर एक्यूरेसी हमारी मतलब कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सही आती है कर्नल की, लेकिन कोई और कर्नल एग्जिस्ट कर रहा है जो उससे बेटर एक्यूरेसी दे सकता है, तो फिर हम जो अज्यूम करेंगे ये सही है फिर हम उसी को यूज करेंगे या सारे अप्लाई करके देख लेंगे? अच्छा, इसके लिए ना ये एक बात मैं रुक गया था यहाँ पे करने में, वो इसका जवाब है। वो इस तरह से होता है कि हर चीज की ना, हर डोमेन की कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस होती हैं। यस सर। मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर टेक्स्ट बेस्ड डाटा है और हमने उसको क्लासिफाई करना है, हम इंशाल्लाह ये टेक्स्ट की जो क्लासिफिकेशन है वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि टेक्स्ट की प्री प्रोसेसिंग फर्क होती है। अभी तक हमने ये नंबर्स की प्री प्रोसेसिंग पढ़ी है। टेक्स्ट की प्री प्रोसेसिंग में स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करना और फिर उनको कैनोनिकल फॉर्म पे लेके आना और फिर उसको जो वेक्टर की फॉर्म में उसे ट्रांसलेट करना, वो उसकी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो वन हॉट एनकोडिंग टाइप चीज होती है, या उसके अंदर जो फीचर्स हम बनाते हैं वो टीएफ और आईडीएफ टाइप चीजें होती हैं, वो डिफरेंट चीजें होती हैं। तो टेक्स्ट को क्लासिफाई करने के लिए कुछ खास किस्म के क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स भी वो एस्टेब्लिश हो जाता है कि यार अगर टेक्स्ट को क्लासिफाई करना है तो ये फला फला एल्गोरिथम्स वाइडली यूज हुए हैं और ये बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। कहने को तो हमारे पास क्लासिफिकेशन के भी 8 एल्गोरिथम है ना, और उन 8 में भी हर एक की 2-2, 3-3, 4-4 वेरिएशंस अगर हों तो इसका मतलब है कि हमको 20-25 एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करके देखना शुरू कर दें। ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, लिटरेचर का सहारा लेते हैं। लिटरेचर से मुराद आपके वाइट पेपर्स जो कि इंडस्ट्री वालों ने लिखे हैं या रिसर्च पेपर्स जो कि एकेडमिशियंस ने लिखे हैं, उनसे हम ये देखते हैं कि यार मेरा प्रॉब्लम जो है वो से सेंटिमेंट एनालिसिस का है, जिसमें कि मैंने सेंटेंसेस पढ़ने हैं और ये देखना है कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये फलां बंदे ने एक काम किया हुआ है, इसने यूएस के इलेक्शन के लिए किया था और इसने कहा था ये ओबामा को सपोर्ट कर रहा है या से डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करे, या ये जो बाइडेन को कर रहा है या डोनाल्ड ट्रंप को कर रहा है। तो वो उनके सेंटेंसेस की बेस पे उसने भी किया था और मैंने भी किया था, तो उसने कौन कौन से एल्गोरिथम्स के ऊपर अपना कंपैरिजन किया। तो यहाँ से हमें लिटरेचर से पता लग जाता है कि यार इसने नाइबेरियन यूज किया था, एसवीएम यूज किया था, और फॉर एग्जांपल उसके साथ इसने लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज किया, अगर मशीन लर्निंग तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं हम। तो ये इन तीनों को इसने किया था और प्री प्रोसेसिंग में कुछ यूं किया था। तो हमें वो बातें लिटरेचर से पता लग जाती है कि मेरे प्रॉब्लम की नोयत के और ये 3-4-5 में मिलते जुलते प्रॉब्लम्स देखूं तो उसमें ये वाली चीजें इस्तेमाल हुई थी और इनके ये वेरिएंट्स इस्तेमाल हुए जो कि निश्चितन बेहतर काम कर रहे। तो फिर वहां से हम एक सबसेट तक इजीली पहुंच सकते हैं। तो ये जिस नोयत का आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं उसके मुताबिक के आप पेपर्स ढूंढते हैं या एग्जिस्टिंग मटेरियल ढूंढते हैं, वहां से आपको अंदाजा हो जाता है कि एसवीएम भी अप्लाई करना है कि नहीं करना। पहला स्टेप ही वहां से पता लगता है। तो अगर उस पे एसवीएम अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है या लोगों ने कंपैरिजन में जरूर रखा हुआ एसवीएम को, तो इसका मतलब है कि ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये अच्छा परफॉर्म करे। और सेकेंडली एसवीएम के लिए फिर आगे कौन से कर्नल्स को उन्होंने उस नोयत के प्रॉब्लम के लिए यूज किया हुआ है, तो ये भी फिर हमें पता। तो इनिशियली लोग ऐसे ही करेंगे कि बिल्कुल ही ऑल आउट एक्सपेरिमेंटेशन करें। ऑल आउट एक्सपेरिमेंटेशन के बाद फिर डोमेन के हिसाब से खुद ही चीजें कन्वर्ज होनी शुरू हो जाती हैं कि इस तरह के टेक्स्ट वालों के लिए ये सही है, जो न्यूमेरिक वैल्यूज है उनके लिए ये वाली चीज सही है, को मिक्स्ड वैल्यूज आ रही हैं तो उनके लिए ये वाले अप्रोचेस सही हैं, और इन अप्रोचेस के भी कौन से वेरिएंट्स बेहतर काम करते हैं। ये आंसर सही है? आपको समझ आती है इससे? यस सर, आ गई समझ। सर बेसिकली जो है अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं उनसे बोले, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मैं कह रहा हूँ बेसिकली अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं तो सर ये चीज़ जो आपने अभी एक्सप्लेन की ये उसमें भी अप्लाई हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन नहीं, डाटा। ऑर्गेनाइजेशन में तो कई तरह का डाटा हो सकता है ना।
नहीं सर, मेरे कहने का मतलब है कि वही सर, आप एक ऑर्गेनाइज मतलब किसी कंपनी का डाटा आपके पास है तो आप ये चीज़ उसमें अप्लाई कर सकते हो। देखो कंपनी के लिए जैसे आप यूएमटी के लिए काम करें तो यूएमटी एक दफा आपको ट्वीट्स का डाटा दे देती है कि यार ये ट्वीट्स हैं जिनमें यूएमटी की बात हुई, वो एक तरह का डाटा है। फिर आप चले जाते हैं, आपको थोड़ी देर बाद डाटा मिल जाता है कि यार ये स्टूडेंट्स का डाटा है सारा, इनके ये जो पहले 2 सेमेस्टर्स का डाटा है और ये एफएससी और मैट्रिक्स के मार्क्स हैं। आप जरा प्रिडिक्ट करें कि इनका फाइनल जब ये ग्रेजुएट हो रहे होंगे तो इनका सीजीपीए कितना हो। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग तरह के डाटा, कंपनी सेम है तो कंपनी डजंट मैटर। एक ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कई तरह का डाटा आ सकता है। इट्स अबाउट द टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ मेनली। सर अगर एक सिनेरियो है उससे अकॉर्डिंगली हमें मतलब कंजम्पशन ये है कि इसका ऑलमोस्ट 85 से ऊपर एक्यूरेसी आनी चाहिए, तो ये मतलब कि सही है हमारा जो एल्गोरिथम, ये सही इसके ऊपर अप्लाई और क्लासीफायर। तो अगर उसके 85 से ऊपर आ जाए तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। लेकिन मे भी अगर कोई और भी क्लासीफायर हो जिसकी इससे भी ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी आ रही हो तो फिर हम उसको मतलब कि यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है ना। इसको अगर हमारी एक्यूरेसी सही आ जाती है फिर हम एक ही यूज़ कर लेंगे। ये 85% तो जाहिर बात है यार, असल में तो लोग ये चाहेंगे, लोग तो ये चाहेंगे कि यार 100% एक्यूरेसी है ना? सर वो पॉसिबल है सर। सर हमारी तो इसके लिए ना सुने जी सुने सुने, ये जो आपके जहन में जो सारी बातें चल रही है ना, ये आगे चल के वैल्यूएशन के सेक्शन में अभी हमने क्लासिफिकेशन की वैल्यूएशन को थॉरोली डिस्कस करना। ठीक ओके है, उसमें बहुत सारी चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग में आ जाएंगी। एक छोटी सी चीज जो आपको इस वक्त तंगी कम हो जाए उसके लिए मैं बात करने जा रहा हूँ, वो ये एक चीज होती है, उसे हम कहते हैं बेंचमार्क। बेंचमार्क ये होता है कि जो लोगों ने अभी तक काम किया हुआ है उसमें वो कितनी एक्यूरेसी तक पहुंच गए हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो एक्यूरेसी में 93% मैक्सिमम एक्यूरेसी रिपोर्ट हो गई है, जिस तरह हम कहते हैं कि यार ये आजकल हम सुनते हैं कि हमारा जो ये एक्सरेज हैं या रेडियोलॉजी के इमेजेस हैं उनको मशीन से हम प्रोसेस कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि यार अच्छा ये कैंसरस है या नहीं है, बेनाइन है या इसमें ये है कोई कैंसर। तो वो वाली जो चीज है वो अगर से मशीन अगर एक सब्सटेंशियल डाटा सेट के ऊपर अभी तक वो 92% पे जा चुकी है, तो ये फिर रिसर्च पेपर्स जो अच्छे होते हैं उनकी मदद से हमें ऑलरेडी पता चल जाता है कि 92% इस वक्त तक की एक्यूरेसी है। तो अगर आपकी एक्यूरेसी 92% से कम आ रही है तो सीधा सीधा जो उसने काम किया हुआ है ना उसका मॉडल उससे रिक्वेस्ट करें कि यार भाईजान अपना मॉडल दें, या उसने पेपर में लिखा होगा कि मैंने किस तरह से मॉडल बनाया है या कौन सा मॉडल बनाया है, मैंने एसवीएम इस्तेमाल किया, आरबीएफ कर्नल के साथ किया है और बस बात खत्म हो गई, रैंडम स्टेट 0 से किया है। तो ये वाली चीज मेरी सेटिंग थी, बस ठीक है हम भी इसी सेटिंग से काम कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी वो जो 92% एक्यूरेसी थी उसके वाला ही मॉडल हमने अप्लाई कर, ठीक हो गया। आगे समझ अगर हमारी एक्यूरेसी आई उससे कम रही है तो फिर वो जीत गया, फिर उसका मॉडल ही चलाएं, फिर आप अपना मॉडल मत चलाएं। और अगर ओके आपकी सर। एक्यूरेसी उससे ज्यादा आ रही है तो फिर आपने बेहतर काम कर लिया है, फिर आप कहें कि यार मेरी एक्यूरेसी बेहतर आ गई। अब ये फिर आगे चल के वैल्यूएशन के अंदर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि डाटा सेट की क्या इंपॉर्टेंस है, वो एल्गोरिथम्स का कंपैरेटिव एनालिसिस किस तरह से जस्टिफाइड है और किस तरह से नहीं है। ये सारी चीजें अभी हम उधार रख लेते हैं वैल्यूएशन के जो टॉपिक है उस तक। अगली क्लास में सर आगे इंशाल्लाह ये हमारे क्लासिफिकेशन का एक मेन जो हमारे नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन है, जो अभी अभी तक हमने टेक्स्ट को नहीं छेड़ा, नंबर वाली क्लासिफिकेशन हमारी तकरीबन कंक्लूड हो जाएगी। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम डाटा सेट्स कैसे बनते हैं और क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम्स की एवेल्यूएशन कैसे होती है और उन एवेल्यूएशन की मदद से हम कंपैरेटिव एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट मेजर्स को अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं, रिपोर्ट कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। वहां पे आपके इन सारे बहुत सारे सवालों के जवाब हो जाएंगे, फिर जो भी मजीद हुआ तो फिर बताइए। हम सवाल संभाल के रखेंगे सर आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल संभाल के रखें, अभी वो लंबी डिस्कशन हो जाएगी ना और उससे रेलेवेंट अभी सर ये मटेरियल हो गया एग्जैक्टली सर। सर। सर पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर लेक्चर हो में गया है सर। नहीं। ये इसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ रहा है, ये आप देख रहे हैं कि बाकियों की निस्बत बेहतर आ रहा है, हमारा प्रॉब्लम तो सेम चल रहा है ना।
इसलिए मैं अब डाटा सेट Yes. वगैरह को डिस्कस नहीं करता और स्क्रीनशॉट पे रिलाई कर रहा हूँ क्योंकि उस पर वक्त ज्यादा लग जाता है रन करने में। ठीक है, तो Yes. ये आप देख रहे हैं कि 4 और 3 7 सिर्फ गलत रिजल्ट्स आ रहे हैं। मेरे ख्याल में किसी में भी अभी तक इससे कम गलत रिजल्ट नहीं आए, है ना? यस सर। लास्ट वाले में भी सर 4 और 3 थे आई थिंक सो, रिग्रेशन लॉजिक रिग्रेशन अच्छा, उसमें भी यही सर, नैवेजियन में सर, उसमें भी यही ठीक हो था। गया। तो आप अगर देखें तो नाइव बेजियन में और इसमें ये इसका जो कंटूर बन रहा है या ये जो इससे ग्राफ ज्यादा फर्क ये नहीं जो है सर। सेग्रीगेशन कर रहा है ये काफी मिलती जुलती यस सर, सेग्रीगेशन यही है ना? नाइपेजियन से काफी मिलती है सर। काफी मैंने वो इस लेक्चर में वो रखी भी है ताकि हम उसका एक कंपेरिजन, तो ये ट्रेनिंग सेट के ऊपर इसका मामला आ रहा है और ये इसका टेस्ट सेट के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट के ऊपर नहीं, ये ट्रेनिंग सेट के ऊपर आ रहा है और ये टेस्ट सेट के ऊपर आ यस रहा है। सर, ये सर, टेस्ट तो ये बेसिकली रीजन तो सेम ही रहना है ना, रीजन जो उसने ट्रेनिंग पे ड्रॉ कर लेना है वही रहना है। इस रीजन में उसने अच्छी सेग्रीगेशन कर दी है और इसमें कुछ ये वाले जो पॉइंट्स हमें नजर आ रहे हैं 1 2 3 4, ये 4 जो है रेड वाले ग्रीन में प्लॉट हो रहे हैं और कोई 3 है कि ये 1 2 और शायद ये तीसरा तीन है, वाले रेड में प्लॉट हो रहे हैं ये सर। 3 रेड में ग्रीन ये प्लॉट सर हो रहे हैं, 3 तो है। ये हमारे गलत आ रहे हैं। ये नाइव बेजियन का था, ये देख रहे हैं आप? यस सर। नाइव बेजियन की निस्बत एक्चुअली इसने थोड़ा बेहतर ही किया यस सर। है ना? नाइव बेजियन ने थोड़ा सा जरा ज्यादा कर्व बनाया है और उसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि ये वाले कॉम्प्लेक्स जो है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है सर। ये नाइपेजियन वाला ये जरा कॉम्प्लेक्स है। बॉर्डर लाइन केसेस जो हैं यस सर। ग्रीन वो इसमें इसने प्लॉट किए हैं, है ना, रेड में। लेकिन इस केस में अगर आप देखें तो ये उसको यहाँ से उसने कर्व दिया है, कर्व देने से क्या हुआ है, इधर आके देखें तो यहाँ ये जो कर्व दिया है, ये वाले पॉइंट्स जो बाउंड्री पे थे ये वाले, वो नाइव बेजियन का जो कर्व था वो ज्यादा स्मूथ था, उसकी टिप नहीं थी इस तरह से, तो वो जो है वो कर्व के अंदर ही ये पॉइंट्स आ रहे थे। तो यहाँ पे ये जरा उसने ज्यादा स्मार्टली इस वाले एल्गोरिथम ने बिहेव किया, तो ये उसके निस्बत बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ठीक हो गया जी? यस सर। यस सर। तो दैट इज इट फॉर एसवीएम। तो ये एक अच्छी इसकी ये इंट्यूशन हमें मिल गई कि कर्नल फंक्शंस क्या होते हैं, कर्नल फंक्शंस किस तरह से हमें हेल्प आउट करते हैं और ये जो हमारे लैंडमार्क पॉइंट्स हैं वो क्या चीज हैं और वो किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं, कितने लैंडमार्क पॉइंट्स हमें ले लेने चाहिए बेस्ड ऑन द विजुअलाइजेशन ऑफ द डाटा। ठीक है, तो डाटा की विजुअलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। रॉ फॉर्म में ये देखो, ये रॉ फॉर्म है डाटा की विजुअलाइजेशन। इस विजुअलाइजेशन से फिर हमने चीजों का हिसाब लगाना है। ये एक और रॉ फॉर्म है डाटा की विजुअलाइजेशन की, ये वाली। तो इससे हमें खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ये 2 कर्नल्स ले लें तो मामला सेट हो जाएगा, है ना? यस सर। तो अब आप ऐसा करें कि एसवीएम के लिए भी कुछ डाटा सेट्स ढूंढें और उसको इम्प्लीमेंट करें और इस लेक्चर को थॉरोली पढ़ें, समझें। इसकी रिकॉर्डिंग आपने दोबारा कम से कम एक दफा दोबारा सुननी है, ये सारों की असाइनमेंट है, ताकि आपको ये चीज जो हमने सारी चीजें डिस्कस की हैं, मे बी कि कुछ लोगों को यहाँ पे कोई बड़ी अच्छी समझ ना आई हो कि ये क्या हो रहा है, क्या ये फॉर्मूले देख के ना मैं खुद डर जाता हूँ, तो आप भी डर ही गए होंगे उम्मीद है। तो ये एक्स और लैंडमार्क और ये सिग्मा, इसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कशन की है। कोशिश मेरी ये थी कि आराम आराम से डिस्कस करूँ और सारी बात समझ आए। उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों को आगे होगी, जिसको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है वो इस पार्ट ऑफ लेक्चर को दोबारा सुन लेगा तो उसकी कंफ्यूजन इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। इंशाल्लाह। तैयार आए अरकम? अरकम ने असूली फैसला किया है कि वो सुनेगा ही रिकॉर्डिंग, तो हम रिकॉर्डिंग पे ही रहते। यार हनात या कौन है ये, जी जी सर, मैं ले रहा अटेंडेंस हूँ, लगा लो स्क्रीनशॉट यार, ले एक लिया स्क्रीनशॉट सर। ले लो। ले लिया सर। स्क्रीनशॉट अटेंडेंस की लेके वो मुझे और उसको, क्या नाम है सीआर का, अरकम, ये सर मैं कर देता हूँ। हम दोनों को ईमेल कर दो और असाइनमेंट भी उसमें लिख दो, पूरी क्लास को ईमेल कर दो स्क्रीनशॉट, और उसमें असाइनमेंट लिख दो कि एक डाटा सेट ढूंढना है और उसके ऊपर
डिफरेंट कर्नल्स को अप्लाई करते हुए SVM को इम्प्लीमेंट करना है और उनका कंपैरेटिव एनालिसिस करना है कि कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ओके सर, ठीक हो गया। और आज शाम को 7:15 बजे आपने लिंक ज्वाइन कर सर लेना वो है। मैं लिंक वो फॉरवर्ड लिंक कर आपको दीजिएगा सर, भेज या देता हूँ। सर वो लिंक। और जी ये सर, आप लोगों के लिए ये सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बेइज्जती ना करा देना कि वो पता लगे वो गूगल का बंदा है, वो इतना नहीं टाइम सर निकाल के आ आएंगे, रहा है तो सर आएंगे काम सर। खराब हो जाएगा। चलो ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह सर हाफिज। सुन सर, जी जी हेलो जी जी सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है शायद। सर असाइनमेंट का टाइम कब तक होगा? अगली क्लास तक आपने इम्प्लीमेंट करनी, फ्राइडे तक। हेलो थर्सडे इवनिंग तक का टाइम अमूमन आपको मिलता है ना, कि मंडे वाली क्लास की असाइनमेंट आप थर्सडे इवनिंग तक आपने करनी होती है, ताकि फ्राइडे को आप ताज़ा दम हो गए ओके अगली सर, क्लास रेडी हो। यही चल रहा है हमारा पैटर्न। ठीक होगा सर। सर वो एक्चुअली मैंने ना कल एक कंपटीशन के लिए जाना था, तो इसलिए मैंने पूछा था। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हेलो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच क्लास, अल्लाह हाफिज।